हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एब्सोल्यूट केमिस्ट्री। आई एम अभिषेक। जैसे कि आपको पता है, हमने जो कार्बोनाइड्रेट्स कंपाउंड का जो पहला लेक्चर हमने लिया था, उसमें हमने कोवैलेंट कंपाउंड, उसके जो प्रॉपर्टीज, क्यों कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है और किस तरह से सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता जो कि आयनिक कंपाउंड में हो रहा था। और हमने कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड को भी हमने बहुत अच्छे से कंपेयर किया था कि उनमें क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, किस कंडीशन में आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा था, किस कंडीशन में कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म हो रहा था, उनका क्या प्रॉपर्टी चेंजेस आ रहे थे। और कार्बन के बारे में हमने इसलिए डिस्कस किया था कि कार्बन क्यों आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर ही नहीं पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। और फिर हमने उन दोनों के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, उनके बीच का डिफरेंस को भी डिस्कस किया था। तो हमने जो टॉपिक का मोस्टली जो इंट्रोडक्शन और कोवैलेंट बॉन्ड का पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो डिस्कशन, वो होगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हम इस टॉपिक से आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो है कि हमें समझना होगा कि ये जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं। एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको पहले हमें समझना होगा। देखो, एक फेनोमेनन होता है एलोट्रोपी। ठीक है, ये फेनोमेनन होता क्या है, इसका जो डेफिनेशन है आप मेरे साथ लिखते चलिए, मैं आपको फिर इसका समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, फेनोमेनन ऑफ existence of an element in two or more forms having, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, the phenomenon of existence of an element in two or more forms having different physical properties and same or similar chemical properties। देखो, अब इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और क्यों एलोट्रोप शो करता है और क्यों इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता है फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेम होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, ये दोनों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखो, ये जो मैं बोल रहा हूं कि द फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सपोज हम कार्बन की बात करते हैं, चलो हम कार्बन की ही बात करके इसको डिस्कस करते हैं, एलोट्रोप्स को। देखो, कार्बन क्या होता है ना, जो हमारा नेचर में जब एग्जिस्ट करता है वो मोस्टली किसी ना किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर, या तो वो सपोज हमारे जो एटमॉस्फेयर में जब हमको कार्बन मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, प्योर कार्बन नहीं मिलता हमें। अगर हम अर्थ सरफेस में देखेंगे तो कैल्शियम कार्बन कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है या फिर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, लेकिन प्योर कार्बन हमें नहीं मिलता उस केसेस में। लेकिन अगर हम देखते हैं, हमें कार्बन प्योरेस्ट फॉर्म में, पूरा प्योरेस्ट कार्बन हमें कहां कहां मिला था? हमें तीन फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, हमें तीन फॉर्म में नेचर में मिलता है। पहली बात तो है डायमंड के फॉर्म में, दूसरी है ग्राफाइट के फॉर्म में, और तीसरा एक है फुलेरेंस के फॉर्म में। ये जो तीन फॉर्म है, इसमें हमें प्योरेस्ट कार्बन मिलता है, और इसी तीन फॉर्म को हम कार्बन के एलोट्रोप्स बोलते हैं। यही तीन होते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप कार्बन कितना शो करता है? तीन शो करता है। एक है डायमंड, दूसरा है ग्राफाइट, तीसरा है फुलेरेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट में मतलब एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे एग्जिस्ट करता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखना, समझने की भी कोशिश करना। देखो, जब डायमंड की बात करते हैं हम, मैंने आपको तीन बताया, डायमंड,
इसको थोड़ा टाइम लेके समझेंगे, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है, आगे के लिए भी अभी के लिए भी, दोनों के लिए। डायमंड, ग्राफाइट एंड फ्यूलेरेंस, तीनों के तीनों फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है, ओनली कार्बन प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन। अब देखो, मैंने एक और चीज आपको बोला था कि दे ऑल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मैंने क्या बोला था कि दे ऑल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पे समझो, ये बहुत जरूरी है। हमें कार्बन 3 फॉर्म में मिल गया, जिसमें वो प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है। अब देखो, पहले इस केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देखो भाई, तीनों के तीनों फॉर्म में प्योर कार्बन होता है, तीनों के तीनों फॉर्म में प्योर कार्बन होता है, ठीक है। तो अगर आप डायमंड को ले लो, या फिर ग्राफाइट को ले लो, या फिर फुलरेंस को ले लो, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करता हूं, आप कुछ भी ले लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, और कुछ भी नहीं है। तीनों के तीनों को आप ले लो, उसमें सिर्फ आपको कार्बन मिलेगा। तो अगर कार्बन है, तो हम कार्बन का प्रेजेंस का टेस्ट भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कैसे हम उसको जानते हैं। अगर हम उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं, या उसका जो कंबशन करते हैं, हम उसको अगर कंबशन करते हैं या फिर उसको बर्न करते हैं, तो आपको पता था कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। और हम क्या करते हैं, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैल्शियम ऑक्साइड में हम डाल देते हैं, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है, जो कि एक मिल्की व्हाइट फॉर्म में रहता है, जो कि एक मिल्की व्हाइट फॉर्म में रहता है। और अगर सॉल्यूशन जो बनता है वो मिल्की व्हाइट हो जाता है, तो हमें वहां पे कार्बन का प्रेजेंस हमें पता होता है। तो इसलिए देखो, कोई भी तुम इन तीनों को अगर लोगे, तो ये उनका एक केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। तीनों को तुमने लिया, उनको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, सेम प्रोडक्ट उनको कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ उसको अगर कैल्शियम ऑक्साइड में तुमने डाला, आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली एंड ओनली एंड ओनली कार्बन, नथिंग एल्स। कोई दूसरा एलिमेंट उनमें होता ही नहीं है, सिर्फ कार्बन होता है। तो आप पूछोगे कि तो फिर उनमें डिफरेंस क्या है? तीनों को क्यों हम, अगर उनमें कार्बन ही था तो उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस को हम समझेंगे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो डिफरेंस होता है वहां पर समझेंगे। देखो, अब आया इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला था ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ये क्यों होता है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, और फिर हम इसको एलाबोरेट करेंगे। ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन दोज एलिमेंट्स। ओके, अब तुम पूछोगे कि डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब क्या है? डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब ये है, देखो हम स्टार्ट करते हैं डायमंड से, और आप साथ साथ समझते जाना। डायमंड, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब है कि तीनों का स्ट्रक्चर अलग होता है एक दूसरे के साथ। कार्बन होता है, लेकिन कार्बन किस तरह से उनमें प्रेजेंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि अगर आप डायमंड का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आप देखोगे कि कार्बन इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना के रहता है, ठीक है। ऐसे 4 कार्बन, देखो कौन कौन से कार्बन है मैं आपको बता रहा हूं। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, इस तरह से कार्बन रहते हैं। फिर आप उसको क्या करो, तो अब तुम देखो, फिर इस तरह से स्ट्रक्चर बना के वो रहता है कार्बन। फिर आप इसको, तो ऐसा क्या होता है, देखो ये एक 3D स्ट्रक्चर, सॉरी, ये एक 3 डायमेंशनल 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बना के रहता है। 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसको ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। आप इसको एनसीईआरटी में जो आपका डायग्राम है उसी से देख लेना, उसको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं आएगा उसको ड्रॉ करना, क्योंकि वो आपको ड्रॉ करने के लिए पॉसिबल नहीं होता। बस आपको इतना समझना है कि वहां पर कार्बन इस तरह से एक 3D अरेंजमेंट में रहता है, और इसे नीचे भी इस तरह से सब आएगा, ठीक है। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा नेटवर्क स्ट्रक्चर और बहुत एक डेंस स्ट्रक्चर बना के वो रहता है। तो इसमें क्या हुआ,
उनका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन कार्बन उनका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट तो कार्बन ही है ना, सारे के सारे एलिमेंट कार्बन होते हैं। तो अगर सिमिलरली अगर उनका तुम केमिकल प्रॉपर्टी कराओगे, तो अगर उसको बर्न कराओगे तो तुम्हें डेफिनेटली CO2 ही मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तुम डायमंड को भी जला दो, तुमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लेकिन जो ये उनका जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया, उसके वजह से उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसे डिफरेंस है उसको समझो। अभी देखो पहली बात तो है, आप मुझे बताओ कि इनका डेंसिटी क्या होगा। थोड़ा आप सोचो, एक 3D स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हुआ है, तो इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है, डेंसिटी बहुत हाई होता है। और ये जो 3D स्ट्रक्चर होता है ना, इसके वजह से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस known the hardest substance known is diamond। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और सरफेस में उससे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस कोई भी नहीं है। नॉट इवन स्टील, नॉट इवन एनीथिंग, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा हार्ड होता है डायमंड। तो इसको इसी वजह से हम, तुम जानते हो बहुत सारे हमारे जो कटिंग टूल्स होता है उसमें हम डायमंड को यूज करते हैं एज अ कटर। चाहे तुम ग्लास कटर देखे होगे, अगर उसमें हम डायमंड को यूज करते हैं एज अ कटर। अगर तुम स्टील को भी कट करने के लिए कुछ कुछ जो एक्सपेंसिव कटर्स होते हैं ना, जिसमें थोड़ा ज्यादा पैसा होता है, जिनका एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है, जो बहुत अच्छे से कट करते हैं, उनमें डायमंड ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका सबसे वो हार्ड सब्सटेंस होता है, वो टूटते नहीं है। और दूसरी और एक पॉइंट है उनका कि क्यों उनको यूज किया जाता है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है ना, वो भी वेरी हाई हो जाता है। वो ऑलमोस्ट 4000 केल्विन के आसपास होता है। आपका जो स्टील का कम से कम 2500 के रेंज में आ जाता है। 2000 टू 2500 के रेंज के बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील के आ जाते हैं। इसका 4000 केल्विन होता है। कितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सोचो कि अगर हम किसी कटिंग के लिए उसको यूज करेंगे, तो वहां पर अगर वो फ्रिक्शन की वजह से अगर हीट जनरेट होगा, तो ये कोई उसमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट हुआ? ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। यहाँ पे जो कार्बन था, यहाँ पे जो हमारा कार्बन था, वो एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बना के था। इसके वजह से उसका डेंसिटी हाई हो गया। इसके वजह से डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द प्लैनेट बन गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट 4000 केल्विन बन गया। तो इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। फिर हम ग्राफाइट का फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसको कार्बन के साथ कंपेयर, डायमंड के साथ कंपेयर करेंगे। फिर फुलरेंस का देखेंगे। लेकिन अभी डायमंड के बारे में कुछ और चीज हम देख लेते हैं। तो डायमंड को, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हम डायमंड को कैसे मेजर करते हैं? हम डायमंड को कैरेट में मेजर करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आप तो ये जानते हुए, आप फेमिलियर हो गए इस टर्म के साथ। 1 कैरेट का मतलब क्या होता है? 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। ओके, 200 मिलीग्राम 1 कैरेट होता है। और हमारा जो कोहिनूर जो डायमंड था, जो ब्रिटिशर्स ले गए थे, वो कम से कम कुछ 181 कैरेट था, जिसको वो फर्निश करने के बाद वो अराउंड 110 कैरेट ही बचा। उसको थोड़ा वो जो फर्निश करने के, उसको थोड़ा पॉलिश करने के लिए उसको थोड़ा श्रेड करना पड़ा, तो वो 110 कैरेट के आसपास वो बचा। और देखो, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हमें डायमंड सिर्फ नेचर में मिलता है? क्या हम उसको आर्टिफिशियली बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। डायमंड बना ही क्यों था? डायमंड इसीलिए बना था, डायमंड हमें कोल माइन में मिलता है। डायमंड हमें कोल माइन में ही मिलता है। जिस तरह से कोल फॉर्मेशन होता है, उसी तरह से डायमंड फॉर्मेशन होता है। कोल भी जिस तरह से हीट और एक्सट्रीम प्रेशर के वजह से बनता है, डायमंड उससे और ज्यादा प्रेशर एंड और ज्यादा हीट की वजह से बनता है। तो अगर आपको सिंथेटिक डायमंड्स बनाने हैं, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं। आप अगर चाहो इसको बना लोगे, ठीक है। आपको वहां पर जो प्रेशर अप्लाई करना होगा, द प्रेशर यू नीड इज 50,000 to 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? देखो, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, अगर हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है? तुम इमेजिन करो, हमारा जो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है हमारे चारों ओर, वो हमारे ऊपर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो जितना हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर तुम्हारे ऊपर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पड़ गया ना, तुम चिपक जाओगे, तुम पिचक जाओगे पूरा। तो डायमंड को सोचो कि
50,000 to 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, और टेम्परेचर अराउंड 1873 केल्विन के आसपास उसको अगर आप टेम्परेचर हीट करोगे, लेकिन प्रेशर 50,000 टू 60,000 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तब जाके आप कार्बन को, अगर कार्बन के कुछ कार्बन एटम्स लेके अगर आप उसको इस तरह से इस प्रोसेस में ट्रीट करोगे, तभी आप सिंथेटिक डायमंड आपको मिलेगा, और वो बहुत स्मॉल साइज के मिलेंगे, कोई बड़ा डायमंड नहीं मिलेगा। बड़ा डायमंड आपको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि आप सिंथेटिक डायमंड्स को नेचुरल डायमंड से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, और पूरा सिमिलर होता है आपको, क्योंकि उसी प्रोसेस से आप बनाते हो जिस प्रोसेस से नेचर में बनाए। लेकिन नेचर का जो इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स के वजह से जितना बड़ा साइज का डायमंड मिलता है, उतना बड़ा साइज का नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, काम चलाने के लिए मिल जाते हैं, और अनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, बस थोड़े छोटे होते हैं। तो ये तो डायमंड की बात है। अब हम देखते हैं ग्राफाइट में क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी डायमंड के फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग है, और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफाइट को। देखो, आपको पता है कि जो डायमंड था हमारा वो एक 3D स्ट्रक्चर था, लेकिन ग्राफाइट क्या होता है ना, ग्राफाइट हमारा एक 2 डायमेंशनल शीट की तरह रहता है, और उसपे क्या होता है, एक शीट के ऊपर दूसरा शीट उसके ऊपर इस तरह से पाइलअप होकर रहते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी बताता हूँ। देखो ग्राफाइट किस तरह से रहता है, मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, आप मेरे साथ साथ थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी सीख लो, ठीक है। देखो, ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब कि एक पेपर पे ही आपको इमेजिन करो, एक आपका जिस तरह से एक पेपर होता है ना, वही एक 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, एक प्लेन पर। तो ये एक शीट की तरह बनता है, और इसके नीचे भी और एक शीट बनता है। मैं इसको किसी दूसरे कलर से बना देता हूं, आप समझने में आसान होगा आपको। देखो, ये एक दूसरे शीट इस तरह से बनाता है, ये और एक उसके नीचे या फिर एक इसके ऊपर एक प्लेन में इस तरह से बनाता है, ठीक है। सॉरी, हाँ, इस तरह से बनाता है, और इन दोनों के बीच इस तरह से थोड़ा सा अट्रैक्शन भी होता है, मतलब कोई ना कोई तो फोर्स रहता है ना, अट्रैक्शन फोर्स, उनको हेल्ड अप करने के लिए। लेकिन याद रखना, ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, ये बहुत वीक होता है। दिस इज अ वेरी वीक फोर्स, और इस वीक फोर्स का हम एक नाम भी देते हैं, जो होता है वैन डर वाल्स फोर्स। ये एक बहुत वीक फोर्स होता है, जिसको आप जब थोड़ा आगे जाओगे 11-12 में, आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, वहां पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैप को पढ़ोगे, वहां पर आप इसको पढ़ोगे वैन डर वाल्स फोर्स। ये वीक मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और इनके बीच ये जो फोर्स है ये बहुत वीक होता है, इसका कोई स्ट्रेंथ इतना होता नहीं। तो देखो यहाँ पे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी को ये किस तरह से वैरी करता है। पहली बात तो आप सब ग्राफाइट आप जानते हो, इसके साथ बहुत अच्छे से आप लोग एक्वेंटेड हो। मुझे बताओ, ग्राफाइट एक सॉफ्ट मटेरियल होता है या हार्ड मटेरियल होता है? डेफिनेटली एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसको तोड़ने के लिए आपको कोई फोर्स चाहिए, तो ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो देखो यहाँ पे आप ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री को समझो, वही कार्बन था, वही कार्बन से डायमंड भी बनाए, उसी कार्बन से ग्राफाइट भी बनाए, सिर्फ कार्बन ही था, लेकिन थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया। एक बन गया दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, और एक तो आपको पता ही है ग्राफाइट कितना मतलब सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो ये होता है ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, और क्या कुछ मतलब जमीन आसमान का फर्क आएगा उनमें। अब देखो, ये जो सॉफ्टनेस होता है, और एक समझो, ये जो वीक फोर्स होता है ना, ये कोई ऐसे उनको फिक्स नहीं करता एक लेयर के ऊपर दूसरों को। दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्लाइड कर पाते हैं, सारे लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आराम से स्लाइड कर पाते हैं। तो ये जो स्लाइड कर पाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हम इसको एज अ ड्राई लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। हमारे जो मशीनरीज में, हैवी मशीन्स में इसको ड्राई और सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, क्योंकि कुछ मशीन्स में क्या होता है, हम ऑयलिंग नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, तो वहां पर हमें एक ड्राई या फिर एक सॉलिड लुब्रिकेंट की जरूरत होता है, और वहां पर ग्राफाइट एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट और ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज करता है, बिकॉज इनके ये जो लेयर्स होता है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, वन लेयर स्लाइड्स
ओवर द अदर लेयर। ठीक है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करता है, बहुत आराम से स्लाइड करते हैं, तो इसलिए ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। और फिर और अगर एक प्रॉपर्टी मैं आपको पूछूंगा कि इसका डेंसिटी क्या होगा। 2D स्ट्रक्चर है, लेयर फॉर्म में रहता है, कॉम्प्लेक्स, बहुत डेंसली पैक नहीं होगा, तो इसका जो डेंसिटी होगा वो लो हो जाएगा। इसका डेंसिटी लो हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जिस तरह से हमने, तो देखो डायमंड को अगर तुम उसका प्रॉपर्टी देखोगे, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द प्लैनेट था। ग्राफाइट सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो उसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही हाई होता है, लेकिन हमारा जो ग्राफाइट का होता है वो बहुत लो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो ही होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे हम सिंथेटिक डायमंड यूज कर, जैसे हमने सिंथेटिक डायमंड हमने बना लिया, तो क्या हम सिंथेटिक ग्राफाइट बना सकते हैं? तो हम अभी देखेंगे सिंथेटिक ग्राफाइट बन सकता है कि नहीं। सिंथेटिक, क्योंकि थोड़ी ना हम पूरा नेचर से ग्राफाइट को, पहले पहले होता था, फिर यूज जब बढ़ गया तो इतना सारा नेचर में कहाँ अवेलेबल होता था। तो देखो हम इसको आराम से बना सकते हैं। अगर आप कार्बन को लेके जाओगे और उसको आप सिलिका के साथ रिएक्ट करवाओगे, ये हमारा सिलिका है, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसके साथ आप रिएक्ट करवाओगे, उसको कितना टेम्परेचर दोगे? सिर्फ टेम्परेचर 2273 केल्विन, 2273 केल्विन में अगर आप दोगे उसको, तो इट विल फॉर्म सिलिकॉन कार्बाइड। ये हमारा है सिलिकॉन कार्बाइड। देखो आप जब किसी भी रिएक्शन को एग्जाम में लिखना, उसके नीचे एक कंपाउंड के नीचे उसका जो केमिकल नेम, उसको थोड़ा मेंशन करना, ताकि एक इंप्रेशन बने, उसको आपको अच्छा मार्किंग मिलेगा। ठीक है, फिर अगर आप हीटिंग को कंटिन्यू करोगे वही सेम टेम्परेचर पे, तो आपको ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो ब्रेक हो जाएगा और आपको कार्बन प्लस सिलिकॉन मिलेगा। लेकिन ये जो कार्बन होगा, ये जो कार्बन मिलेगा, तब तक ये आपका ग्राफाइट बन गया होगा। ठीक है, तब तक आपका ग्राफाइट बन गया होगा। ये आप तो नॉर्मल कार्बन लेके गए थे, या आपने नॉर्मल कार्बन लेके गए थे और आपको यहाँ पे ग्राफाइट मिल गया। तो ग्राफाइट आप सिंथेटिक कैसे बना सकते हो? अगर आप नॉर्मल कार्बन को सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ 2273 डिग्री 2273 केल्विन में उसको हीट करोगे, आपको मिलेगा सिलिकॉन कार्बाइड। अगर आप हीटिंग को कंटिन्यू करोगे, that silicon carbide will break into silicon as well as carbon, but that carbon will be in graphite form। ठीक है, तो ये हमारा सिंथेटिक ग्राफाइट बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से उसको हम बनाते हैं। तो अब कार्बन का जो लास्ट हमारा जो एलोट्रोप था उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट एलोट्रोप है, वो है फुलेरिन्स। ओके, और ये जो हमारा जो फुलेरिन्स है ना, ये थर्ड एलोट्रोप है। ये सबसे न्यू, मतलब बहुत कम दिन हुआ है इसको इन्वेंट करते। देखो फुलेरिन्स जो होते हैं उसमें एक फुलेरिन मॉलिक्यूल में, एक फुलेरिन का जो कंपाउंड होता है उसमें हम 60 से लेके या फिर हम 350 या फिर मोर कार्बन आटम हमें मिलता है। 60 से लेके 350 तक हमें मिलता है, या फिर उससे ज्यादा भी कभी कभी मिल जाते हैं। लेकिन जो सबसे जो सिंपलेस्ट फुलेरिन होता है, जो सबसे जो सिंपलेस्ट फुलेरिन है, वो है C60। C60 मतलब वहां पे 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इज 60 and this is the simplest fullerene molecule। सिंपलेस्ट फुलेरिन मॉलिक्यूल, ठीक है, सबसे छोटा है, सबसे सिंपल है, क्योंकि वहां पे 60 ओनली 60 होता है। जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये वाला सबसे जो पहले, जो फर्स्ट इन्वेंटेड, सबसे पहले इसी को इन्वेंट किया गया था फुलेरिन्स में, फिर बाद में बाकी सब आ गए, लेकिन हमने कार्बन 60 वाला जो फुलेरिन है उसको हमने सबसे पहले इन्वेंट किया था। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। वो एक फुटबॉल की तरह शेप में होता है, फुटबॉल शेप्ड होता है, या फिर आप इसको एक स्पेरिकल, या फिर आप स्पेरिकल भी हम इसको बोलते हैं। ये स्पेरिकल शेप में होता है। देखो मैं इसका ड्रॉ करता हूँ, आप सबने फुटबॉल देखा होगा, ठीक है, आप सबने फुटबॉल देखा होगा। आप जानते हो कि फुटबॉल में ना दो पैटर्न होते हैं, आप ध्यान से देखना कभी। एक तो होता है इस तरह से, देखो पैटर्न को समझो फुटबॉल का। एक तो इस तरह का पैटर्न होता है, इस तरह से 6 मेंबर का पैटर्न होता है, और इस तरह से 5 मेंबर का भी पैटर्न होता है फुटबॉल में।
इस तरह से ये एक 5 मेंबर पैटर्न, ये दोनों 5 मेंबर पैटर्न की तरह एक रिंग बनाते हैं, और ये 6 मेंबर पैटर्न की तरह रिंग बनाता है। तो देखो कार्बन कहाँ कहाँ है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे देखो कार्बन, यहाँ पे कार्बन। इसको देखोगे तो आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये दोनों 6 मेंबर होते हैं। इस तरह से वो पैटर्न बना के रहते हैं। और आपको अगर एक C60 में आप देखोगे, अगर आप एक C60 मॉलिक्यूल में देखोगे तो आपको 66 मेंबर्ड रिंग मिलेगा। एक रिंग की तरह इसको बनाते हैं ना, एक रिंग। हम नेक्स्ट क्लास में कार्बन का किस तरह से रिंग कंपाउंड फॉर्म होता है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप जानो कि ये एक आपको रिंग की तरह दिख रहा है, एक साइकिल की तरह दिख रहा है, तो वो आप, क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर है, इतना जान लो कि क्लोज स्ट्रक्चर है, एक साइकिल की तरह क्लोज है बस। और आपको मिलेगा 12 5 मेंबर्ड रिंग्स। तो आप बोलोगे, अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो 12 5 मेंबर अगर होगा तो यहाँ पे तो 60 हो गया, ये तो 20 अगर 6 मेंबर हो गए, यहाँ पे तो 120 कार्बन हो गया, टोटल तो 180 कार्बन होना चाहिए था, लेकिन आप C60 बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि देखो ये वाले कुछ कॉमन कार्बन भी तो है ना, ये सब कॉमन कार्बन भी तो है ना, ऐसे बहुत सारे कॉमन कार्बन आ जाएंगे, सबके एक दूसरे के साथ कॉमन कार्बन, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ये भी कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा। एक एक कार्बन 3 4 2 3 मॉलिक्यूल्स में कॉमन रहते हैं, 2 3 रिंग्स में कॉमन हो जाएंगे, तो इसलिए वो टोटल 60 कार्बन ही होते हैं, ठीक है, कॉमन बन जाते हैं, और टोटल 60 कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं। टोटल हमारे लिए 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है फुलेरिन का स्ट्रक्चर। देखो फुलेरिन का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर उसका प्रॉपर्टी तुम देखोगे, ना तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ना तो वो ग्राफाइट की तरह बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ना तो वो डायमंड की तरह बहुत ज्यादा हार्ड होगा, ना तो वो ग्राफाइट की तरह बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। वो मॉडरेटली हार्ड, या फिर मॉडरेटली हार्ड आप उसको बोल सकते हो। इतना ज्यादा हार्ड नहीं है और ना ही इतना ज्यादा वो स्मॉल है, लेकिन इसका जो साइज होगा ना, ये थोड़ा लार्ज होगा। ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्राफाइट की तरह छोटा नहीं होगा, या डायमंड की तरह भी छोटा नहीं होगा। लेकिन हमारा ये जो कार्बन 60 है, ये थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि ओनली 60 कार्बन एटम्स आर देयर। बट हमारे कुछ जो बड़े बड़े, जो 350 के बाद वाले जो कार्बन एटम्स है, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मली ये हमारा लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनलाइक डायमंड एंड ग्राफाइट। तो हमें यहाँ पे पता चला फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह से डिफरेंट होता है ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। आपको डायमंड का अरेंजमेंट आपको पता चला, डायमंड का अरेंजमेंट ऐसा था ना, एक 3D स्ट्रक्चर की तरह इस तरह से रहता था डायमंड का। फिर हमारा जो ग्राफाइट है वो इस तरह से शीट बना के रहता था एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से, तो इस देखो ग्राफाइट इस तरह से सब शीट बना के रहता है एक दूसरे के साथ, लेयर बना के, ठीक है। और डायमंड वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये तो हमारा फुलेरिन्स का मैंने आपको बताया, फुटबॉल शेप में होता है, एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और देखो इसका नाम फुलेरिन्स क्यों पड़ा, ये भी आपके बुक में था। देखो एक हमारे एक डिजाइनर थे, बुकमिंस्टर फुलर, ठीक है, उन्होंने एक स्फेरिकल डिजाइन बनाया था, एक स्फेरिकल हॉल का एक डिजाइन वो बनाया था, और उसको हमने बुकमिंस्टर फुलेरिन्स बोल रहे थे। उनके नाम से ही उनको बुकमिंस्टर फुलेरिन्स बोला जाता था, या सिंपली फुलेरिन्स बोला जाता था। तो जब हमने इस कंपाउंड को जब हमने डिस्कवर किया, तो हमें देखा गया कि सिमिलर स्ट्रक्चर का ही बन रहा है जैसे फुलेरिन्स होते हैं, जो कि बुकमिंस्टर फुलर ने बनाया था, तो इसीलिए इसका नाम भी फुलेरिन्स पड़ गया, ठीक है। तो यहां से अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा, आई थिंक आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एलोट्रोप ऑफ कार्बन का। मुझे इतना तो भरोसा हो गया, बिकॉज मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। क्वेश्चन आ सकता है आपको, शायद इंडिविजुअली किसी का प्रॉपर्टी पूछ सकता है, शायद आपको उनके प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना भी पूछ सकता है, ये सब होता है। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहां पे एलोट्रोप का रह गया है, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो अगर मैं डायमंड की बात करूं, इसको मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, इसको मैं अलग से समझाना चाहता था। अगर मैं डायमंड की बात करूं और ग्राफाइट की बात करूं, ठीक है, आपको पता होगा ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आपको ये मालूम होगा। अब क्लास 10 में आ गए हो, आपको पता है कि ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन डायमंड इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ओके, डायमंड इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल नहीं है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों? लेकिन ग्राफाइट कंडक्ट करता है। यहां पे ध्यान से समझो। देखो, जब आप जानते हो जो हमारा कार्बन 6 होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किस तरह से होता है? के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और ये उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ 4। अब समझो, अगर तुम डायमंड की बात करो, उसका स्ट्रक्चर को थोड़ा याद करो। एक कार्बन इस तरह से था, वो देखो ऊपर इस तरह से एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, नीचे यहां पर एक कार्बन के साथ, यहां पर एक कार्बन के साथ और यहां पर एक कार्बन के साथ। तो एक कार्बन, ये जो कार्बन था वो देखो कितने कार्बन एटम के साथ साइड से जुड़ा हुआ था? 1 2 3 4। मतलब कि उसके जो चारों के चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो दूसरे कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं। वो लोग दूसरे कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं। तो ये वाला जो कार्बन है, इसका और वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, इसका और वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, कोई उसमें इलेक्ट्रॉन और खाली नहीं है। लेकिन जब आप ग्राफाइट को देखोगे, ये देखो एक ग्राफाइट का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ये आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, मजा आएगा। एक शीट में था इस तरह से। आप किसी एक ग्राफाइट को कंसीडर करो, ठीक है, किसी भी एक ग्राफाइट को कंसीडर करो। सपोज मैं इस वाले को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको पूछूंगा कि ये वाला कितने साइड, उसके अराउंड कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे कि ठीक है, बोल देंगे हम, अच्छा ये इसके साथ जुड़ा हुआ है 1, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है 2 और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है 3। और अगर यहां पर भी होगा कोई, लेकिन इसके साथ और कोई कांटेक्ट में थोड़ी ना होगा। तो यहां पर देखो, ये जो कार्बन था हमारा, ये यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर 2 और यहां पर 3। ओनली 3 कार्बन एटम के साथ वो जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। उसका वैलेंसी 4 था, उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उसमें से वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्ड बनाने में यूज हुआ है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हुआ है। लेकिन और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कोई बॉन्ड नहीं बनाया है और वो फ्री है, दैट इज फ्री। और इस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज कंपाउंड है ना, चार्ज मॉलिक्यूल, सॉरी एक चार्ज सब्सटेंस है, उसमें अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी वो जाएगा, वो कंडक्ट करेगा। तो यहां पर बेटा उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास होता है। इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन, 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 इसके पास भी एक फ्री। जितने कार्बन एटम्स होते हैं ग्राफाइट में, सबके ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बैठे बैठे क्या करे? करना है कुछ काम, कंडक्ट करो इलेक्ट्रिसिटी लेके, प्रभु का नाम। वो अपना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो सब कुछ भूल जाएगा, एंड इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे आपको समझना है कि क्यों हमारा ग्राफाइट इलेक्ट्रॉन इज अ नॉन कंडक्टर, क्यों ग्राफाइट नॉन कंडक्टर होता है, सॉरी क्यों डायमंड नॉन कंडक्टर होता है और क्यों हमारा ग्राफाइट कंडक्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायमंड में देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट कंडक्टर क्यों होता है ग्राफाइट में? बिकॉज देयर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन every carbon atom, on each and every carbon atom of graphite has one free electron which helps it to conduct electricity। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको ये भी समझा दिया। तो एलोट्रॉप्स के बारे में मुझे और कुछ बोलना नहीं है। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं। इस टॉपिक का जो मेन हमें पढ़ना था, अब से हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो हम लोग स्टार्ट करने वाले, वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या है? देखो हमने जब आज तक हमने जितना रिसर्च किया ना, बहुत आगे साइंस आया है।
आज तक हमने रिसर्च किया है तो हमें मिला है द नंबर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स कंसिस्टिंग कार्बन इज 3 मिलियंस। 3 मिलियंस मतलब 30 lakhs। 30 lakhs compounds are there which contain carbon, जो कि हमारे पीरियडिक टेबल में ना हमारे पास टोटल अभी तक 1118 एलिमेंट्स हमने डिस्कवर किया है। 1118 एलिमेंट्स हमने डिस्कवर किया है, लेकिन कार्बन अकेला 30 lakhs कंपाउंड फॉर्म करता है, जो कि बाकी जो 1117 एलिमेंट्स हैं उनके जो सारे के सारे कंबाइंड कंपाउंड्स जितने वो बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा है। मतलब कि 117 एलिमेंट्स 117 एलिमेंट्स मिलकर जितने कंपाउंड्स नहीं बनाते, कार्बन अकेला उनसे कहीं ज्यादा कंपाउंड्स बना लेता है। तो हमें यहां पर हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, कार्बन इतना सारा कंपाउंड्स कैसे बनाता है। फिर हम उस पर रिसर्च किए कि क्या हो सकता है पॉसिबल रीजन, और हमें 2 रीजन हमें मिला। पहला जो रीजन हम देखेंगे एनसीईआरटी में उल्टा दिया है, मैं आपको थोड़ा अलग ऊपर नीचे करके पढ़ा रहा हूं। पहला जो रीजन है वो है टेट्रावैलेंसी और टेट्राकोवैलेंसी। इसका मतलब क्या है, कोवैलेंसी 4, कार्बन का कोवैलेंसी 4। देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो कार्बन होता है हमारा 6 उसका एटॉमिक नंबर, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये के में, और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो एल हमारा वैलेंस सेल बन जाता था और नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। तो अगर नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4, तो हम इसका मतलब क्या समझते थे कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन व्हिच आर अवेलेबल फॉर फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड? क्योंकि इनको बाकी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर अपना जो ऑक्टेट जो कि 8 इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको उन्हें अटेंड करना होता है। तो ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं उसका वैलेंसी। तो कार्बन का वैलेंसी या कोवैलेंसी 4 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। पहली बात तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इससे क्या होगा ना, देखो अगर सपोज अगर कार्बन 1 बॉन्ड बनाता है तो वो सिर्फ एक के साथ जुड़ सकता था, लेकिन अब देखो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। वो साइमल्टेनियसली 4 दूसरे कार्बन या फिर कोई दूसरा कुछ भी, मैं एक्स वाई जेड कुछ भी किसी के साथ भी वो जुड़ सकता है जिसका मोनोवैलेंट हो। मोनोवैलेंट मतलब दूसरे का वैलेंसी 1 होना चाहिए। कार्बन जुड़ सकता है। अब देखो नेक्स्ट पेज में मैं आपको समझा रहा हूं। कार्बन का टेट्रावैलेंसी था 4, कार्बन का टेट्रावैलेंसी मतलब कि वैलेंसी 4। तो इससे क्या हुआ, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, साइमल्टेनियसली बनाता है और इससे क्या होगा ना, वो साइमल्टेनियसली बना पाएगा। तो इस तरह से सोचो, अगर एक कार्बन के साथ बना रहा है और ये भी साइमल्टेनियसली 4 बनाएगा, तो सोचो कितने नंबर ऑफ कार्बन साइमल्टेनियसली जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो जितना ज्यादा जुड़ने का जो कैपेसिटी है वो उनको हेल्प करता है, वो उनको हेल्प कर रहा है। वेट अ मिनट, तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे टेट्रावैलेंसी 4 के बारे में। तो देखो टेट्रावैलेंसी 4 में मैंने आपको बताया कि कार्बन किस तरह से 4 बॉन्ड्स बना सकता है। सपोज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और भी बताता हूँ। सपोज आप नाइट्रोजन को कंसीडर करो और ऑक्सीजन को कंसीडर करो और वहां से आप कंपेयर करो कि कार्बन में स्पेशलिटी क्या है, टेट्रावैलेंसी हुआ तो क्या हुआ। देखो नाइट्रोजन आपको पता है कि वहां पे 2 और 5 होता है, लेकिन वो सिर्फ 3 ही बॉन्ड फॉर्म करता है, उसके बाद 2 लोन पेयर रह जाता है। ये क्यों रहता है, आपको ऑर्बिटल का नॉलेज आपको नहीं है तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि वो क्यों सिर्फ 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। ऑक्सीजन के पास आप जाओगे वो 2 6 शो करता है, लेकिन वहां पर 2 लोन पेयर रहता है और 2 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। लेकिन कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो आप यहाँ पे थोड़ा अपना लॉजिक लगाओ, किस
मॉलिक्यूल में हम ज्यादा बॉन्डिंग कर पाएंगे और उसके वजह से हम ज्यादा मोर नंबर ऑफ कंपाउंड्स हम फॉर्म कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपका आंसर कार्बन ही होना चाहिए। लेकिन आप यहां पर मुझे एक क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। आप बोलोगे कि अच्छा सिलिकॉन का तो कोवैलेंसी 4 ही होता है, सिलिकॉन का भी कोवैलेंसी 4 होता है, वो भी 4 कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। जर्मेनियम का भी 4 होता है, वो भी 4 कंपाउंड फॉर्म कर पाता है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। तो ये लोग क्यों नहीं करते, कार्बन क्यों करता है? आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर कोवैलेंसी 4 आपका ढूंढ रहे हो तो ये मुझे बताओ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पे जनरेट होती है। पहली बात तो अगर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अगर ये एक वीक बॉन्ड हो गया, अगर ये एक बॉन्ड वीक पड़ गया तो वो तो टूट जाएगा ना। वो तो थोड़ा सा भी आप उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ अप्लाई कर दो वो टूट जाएगा। तो वो जो कंपाउंड होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो तो टूट जाएगा। इतना बड़ा कंपाउंड आप जब बनाओगे नहीं एग्जिस्ट करेगा ना। और ऐसा क्यों होता है? तो कार्बन में क्यों? तो कार्बन में डेफिनेटली ये जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता होगा। ऐसा क्यों? ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। तो स्मॉल साइज हुआ तो क्या हो गया? आप मुझे पूछोगे क्या हो गया? इसको समझने के लिए आप 2 मैग्नेट्स को इमेजिन करो। सपोज मैं एक मैग्नेट यहाँ पे M1 ले रहा हूं और एक मैग्नेट में M2 ले रहा हूं। तुम मुझे बताओ, और एक मैग्नेट में M3 बहुत दूर ले रहा हूं, ये जो M1 का अट्रैक्शन होगा M2 के साथ, मतलब कि दोनों ऑपोजिट मैग्नेट्स होते हैं, अट्रैक्शन वाले मैग्नेट होते हैं, ये M3 भी M1 भी। तुम मुझे बताओ इन दोनों के बीच M1 का जो अट्रैक्शन M2 के लिए होगा और M1 का जो अट्रैक्शन M3 के लिए होगा, ज्यादा अट्रैक्ट M1 किसको करेगा? ज्यादा अट्रैक्ट M1 किसको करेगा? डेफिनेटली M2 को करेगा, क्योंकि वो उसके पास में है। जब आप मैग्नेट को बहुत दूर ले जाते हो तो क्या वो उसको अट्रैक्ट कर पाता है? नहीं कर पाता है। इस लॉजिक से आप समझो। शायद ये मेरे पिक्चर के पीछे छुप गया M3, मैं यहाँ पे M3 बोल रहा हूं, ठीक है। आपको पता है कि M2 का जो M2 के लिए M1 का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज उनके बीच का जो डिस्टेंस वो कम है। तो यहाँ पे देखो, अगर कार्बन का साइज छोटा होगा तो क्या अच्छा होगा? उसके लिए प्लस पॉइंट क्या है? कार्बन का जो न्यूक्लियस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्रिएट करता है, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। अगर तुम मुझे बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन, इस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, अगर वो नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तब अट्रैक्शन होगा, या जब दूर जाएगा तब ज्यादा अट्रैक्शन होगा? जब पास होगा तब अट्रैक्शन होगा। तो इसी से समझो। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसके लास्ट सेल में होता है। तो अगर ये जो लास्ट सेल उसके पास होगा तो डेफिनेटली उसका साइज को स्मॉल ही होना पड़ेगा ना। जब साइज स्मॉल होगा तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसका और न्यूक्लियस के बीच का जो गैप होगा वो कम होगा, तो न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। या फिर जो कोवैलेंट कंपाउंड जब कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन इसके रेंज के अंदर घुसेगा, जो दूसरे कंपाउंड का या दूसरे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेगा, मैंने आपको बताया था किस तरह से इसके रेंज में आ जाता है वो, और इसी वजह से तो होता है ना। तो इस पर वो अट्रैक्शन ज्यादा अप्लाई कर पाएगा, उसको स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करके रखेगा। और वही तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मतलब बॉन्ड, अट्रैक्शन इक्वल टू बॉन्ड, अट्रैक्शन इक्वल टू बॉन्ड। तो अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिंपल। तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए तो आपको अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उसके लिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस कम होगा, उसका मतलब एटम का साइज अगर छोटा होगा। कार्बन का साइज छोटा होता है, सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है, जर्मेनियम का साइज और बड़ा होता है। इसके बाद और एक पॉइंट भी है, इसको आपको जस्टिफाई करने के लिए, वो हमारा दूसरा फैक्टर होता है, वो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, कैटेनेशन। देखो कैटेनेशन होता क्या है? कैटेनेशन होता है टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकेज, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकेज। मतलब क्या? मैं सिर्फ इतना शॉर्टली मैं आपको बता रहा हूं कि इसका टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकेज मतलब ये कि कार्बन जो अपने साथ इतने सारे लिंकेज वो बना पाता है कि 4 कार्बन इस तरह से रह गए, फिर ये किसी और कार्बन के साथ इस तरह से रह गया,
अब ये दोनों कार्बन फिर किसी और कार्बन के साथ इस तरह से रह गए, फिर ये बनाएगा किसी और कार्बन के साथ, यहाँ पर एक कार्बन, इस तरह का ये जो सेल्फ लिंकेज बनता है ना कार्बन में, इसी को हम बोलते हैं कैटेनेशन, इसी को हम बोलते हैं कैटेनेशन पावर। ठीक है, कैटेनेशन का मतलब यही होता है कि अपने साथ वो लिंक बनाता है, और लिंक बना के या तो वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना सकता है या फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में लिंक बना सकता है आराम से। एक देखो लाइन में है, इसको हम लाइन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक चेन की तरह फॉर्म करता है। या फिर अगर इस तरह से ब्रांच कुछ बन जाता है, इस तरह से कोई ब्रांच बन जाएगा, मतलब कि लाइन चेन से ब्रेक होके और कोई एक दूसरा इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना पाता है। या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। साइक्लिक मतलब जो मैंने आपको फुलरेंस में जिस तरह से बोला था, इस तरह से देखो साइक्लिक फॉर्म बन के इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में रहता है, या फिर इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में रह गया। ठीक है, इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में रह गया, या फिर बहुत सारे इवन 10 में 10 कार्बन, 14 कार्बन, 16 कार्बन, इतने सारे साइक्लिक फॉर्म में रह जाते हैं। ओके, बहुत बहुत कार्बन साइक्लिक फॉर्म में रहते हैं। ये सब आप आगे देखोगे, हम इसी टॉपिक में भी देखेंगे। तो ये जो टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकेज टू फॉर्म या तो चेन, देखो 3 तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, या तो चेन स्ट्रक्चर, या फिर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, या फिर रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल्फ लिंकेज के थ्रू, तभी हम उस टेंडेंसी को बोलते हैं कैटेनेशन। और आपको पता है कि कार्बन ये शो करता है। ठीक है, मैं आपको और भी बता रहा हूं कि सिलिकॉन भी शो करता है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सिलिकॉन भी शो कर रहा है। जब आप सेमीकंडक्टर, हमारा एक सेमीकंडक्टर टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ना तो वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ना ही वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। इनको हम मोस्टली कंप्यूटर वगैरह में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनको बहुत यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स को जब हम फॉर्म करते हैं, वहां पे हम देखते हैं 2 ही एलिमेंट सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं। एक तो होता है सिलिकॉन, दूसरा होता है जर्मेनियम। उसमें अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे, हमें उतना वो जानना जरूरी नहीं, हमें बस सिलिकॉन और जर्मेनियम का स्ट्रक्चर देखो। सिलिकॉन भी एक दूसरे के साथ इस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, सिलिकॉन भी इस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जिस तरह से कार्बन फॉर्म करता है, वो इस तरह से 4-4 बॉन्ड एक दूसरे के साथ फॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसका भी टेट्रावैलेंसी होता है और वो भी इस तरह से फॉर्म करता है। और आप इस सिलिकॉन के जगह पे आप जर्मेनियम को भी लिख सकते हो, आप इस सिलिकॉन की जगह पे आप जर्मेनियम को भी रिप्लेस कर सकते हो। जर्मेनियम भी इस तरह से शो करेगा, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, दोनों इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, सारे के सारे जर्मेनियम भी आप लिख सकते हो। तो इनमें क्या दिक्कत हुआ, ये क्यों कार्बन जितना शो नहीं कर पाते? क्योंकि इनका जो कैटेनेशन पावर होता है ना, इनका जो कैटेनेशन पावर होता है ना, इनका जो कैटेनेशन पावर होता है ना, वो लो होता है, वो कार्बन से लो होता है। और ध्यान रखना, कार्बन shows the maximum कैटेनेशन पावर। देखो, कैटेनेशन पावर ना एक कंबाइंड फैक्टर होता है, ऐसा कोई नहीं है कि दिस इज द कैटेनेशन पावर, नो, एक कंबाइंड फैक्टर होता है। वो उनके साइज पे डिपेंड करता है कि उनका इलेक्ट्रॉन को किस तरह से, जो कि मैंने जस्ट आपको समझाया था कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन पे उसका जो न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन होता है ड्यू टू द स्मॉल साइज। अब सिलिकॉन उससे ज्यादा हो जाता है साइज में। और फिर हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आता है, वो भी हमें जानना होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अभी हम पढ़े नहीं है, क्योंकि आपका नेक्स्ट टॉपिक जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज आएगा उसमें हम जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे, अभी तो वो भी नहीं देख पाएंगे। तो इसको समझना आसान नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि जो कैटेनेशन पावर होता है ना, वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए वो लो होता है, बाकी सबका लो होता है, लेकिन कार्बन का कैटेनेशन पावर मैक्सिमम होता है। सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर कार्बन शो करता है, मतलब कि उसके बीच का जो सेल्फ लिंकेज का जो टेंडेंसी उसमें सबसे मैक्सिमम होता है। और इसी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। ठीक है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। तो ये जो हमारा जो कार्बन था, वो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों फॉर्म किया, उसका सिर्फ 2 ही रीजन है। पहली बात तो उसका जो कोवैलेंसी है वो है 4, जिसको हमने नाम दिया टेट्रावैलेंसी और टेट्रा कोवैलेंसी, जो आपकी मन करे आप लिख सकते हो, जिसको हम टेट्रावैलेंसी बोले। और दूसरा होता है, ये ध्यान में रखना, मैक्सिमम कैटेनेशन पावर। देखो,
सब बोलते हैं कि कार्बन शोज कैटेनेशन पावर, हाँ वो शो करता है, अरे भैया बाकी एलिमेंट्स भी शो करते हैं, वो दूसरे लोग नहीं बोलते। तुम ये ध्यान में रखना कि कार्बन शोज द मैक्सिमम कैटेनेशन पावर, मैक्सिमम कैटेनेशन पावर, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स भी शो करते हैं कैटेनेशन पावर, लेकिन कार्बन मैक्सिमम शो करता है, उसके नीचे सिलिकॉन और जर्मेनियम आ जाते हैं, लेकिन कार्बन उनसे बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से ये जो कार्बन का जो इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करने का जो टेंडेंसी है वो इन्हीं दो रीजन के वजह से आता है। और ये आपको एग्जाम में एक पॉसिबल बहुत एक अच्छा क्वेश्चन होगा, उसको आपको एक्सप्लेन भी कर सकते हो बहुत अच्छे से। आप कोवैलेंसी 4 को KSL में 2 ऐसे 4 L में 4 रहता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया आप उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हो। और मैक्सिमम कैटेनेशन पावर को भी आप शो कर सकते हो, उसके साइज के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो, ड्यू टू द स्मॉल साइज उसका न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होता है वो भी आप जान सकते हो। और आज का जो एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है वो हम थोड़ा देख लेते हैं और आज का क्लास को हम खत्म करेंगे। उसका हेडिंग आप डाल दो, हेडिंग डाल दो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इसको हमें देखना है। देखो इसको समझने के लिए आप अपना लॉजिक अप्लाई करना, मैं थोड़ा सा आप पॉज करना और लॉजिक अप्लाई करना। मैं आपको कुछ एक टास्क दे रहा हूं, आप करो। मैं आपको एक जगह पे 2 कार्बन एटम दे रहा हूं, 2 कार्बन एटम्स और 6 हाइड्रोजन एटम्स दे रहा हूं, ठीक है। और एक में मैं आपको 2 कार्बन एटम्स, 3 केस में आपको दे रहा हूं और 4 हाइड्रोजन एटम्स दे रहा हूं। थर्ड केस में मैं आपको 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स और 2 हाइड्रोजन एटम दे रहा हूं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको मैंने कोवैलेंसी के बारे में पढ़ा दिया, आपको मैंने वैलेंसी अच्छे से समझा दिया, किस तरह से वो अपना ऑक्टेट फुलफिल करते हैं, कार्बन किस तरह से अपना ऑक्टेट फुलफिल करेगा। मैं आपको यहां पर भी मेंशन कर रहा हूं, कार्बन अपना ऑक्टेट फुलफिल करेगा जो कि 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करेगा, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट फॉर्म करेगा, ड्यूप्लेट फुलफिल करेगा जो कि 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करेगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि आप खुद ट्राई करो, इनको आप एडजस्ट करो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। सबके वैलेंसी, सबके जो सारे कार्बन के ऑक्टेट फुलफिल होने चाहिए, सारे हाइड्रोजन के डुप्लेट फुलफिल होने चाहिए। आप कुछ भी करो, आप ट्राई करो, आप पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। मैं आपको यहां पे बता रहा हूं लेकिन आप पॉज करके खुद ट्राई करना। देखो 2 कार्बन एटम्स मैंने दिया आपको, 2 कार्बन एटम में, एक कार्बन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, इसमें भी 4, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम मैंने कितना दिया है? 6, तो उसको डिवाइड कर देंगे इक्वली, 3 हाइड्रोजन एटम एक इस कार्बन को, 3 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन को, ये ध्यान से समझो। और हमें मालूम है हाइड्रोजन के पास, हर एक हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा? अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ये दोनों और ये दोनों। तो देखो अब अगर तुम देखोगे एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ चुका है, एक कार्बन के पास, इस कार्बन के पास अगर आप डिस्कस करोगे, अगर आप इस कार्बन का एक अलग कलर ले रहा हूं मैं, अगर आप इस कार्बन को डिस्कस करोगे तो अगर आप इसको देखोगे, अभी यहां पर है तो देखो इसके पास 2 2 2 6 और एक ये वाला 7, तो इस कार्बन का अभी 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ चुका है, लेकिन उसको और एक चाहिए, तो और एक के लिए वो दूसरे कार्बन की तरफ जाएगा क्योंकि इसके पास भी 7 है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से कि वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के बारे में बता दिया था, इज इक्वल टू 1 सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला एक बनाएगा, ये वाला एक बनाएगा, ये वाला बनाएगा, ये वाला बनाएगा, ये वाला बनाएगा और ये वाला भी बनाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर हुआ वो किस तरह से होगा, 2 कार्बन एक दूसरे के साथ बना रहे हैं और 3 हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखेंगे उसको हम C2H6 लिख देते हैं,
C2H6 लिख देते हैं। इसका नोमेनक्लेचर मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, नोमेनक्लेचर हम आगे देखेंगे, अभी आपका दिमाग थोड़ा जाम हो जाएगा, वरना नोमेनक्लेचर जब हम देखना चाहिए वही तभी देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब देखो, अब आप सेकेंड केस खुद ट्राई करो, ठीक है, ये तो आप ट्राई कर ही सकते हो, अब तो मैंने आपको बता दिया है, 2 कार्बन, ठीक है। अब देखो 2 हाइड्रोजन, एक पे 2 हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि 4 हाइड्रोजन टोटल में है। तो अब देखो इसके पास भी होगा, तो ये भी एक बनाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक बनाएगा, ये भी एक बनाएगा। तुम अगर अभी एक कार्बन को देखोगे तो कितना हाइड्रोजन है, उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6। अब उसको और 2 चाहिए, और 2 उसको कहां दिख रहे हैं, यहां पे दिख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होगा, ये तो एक बॉन्ड होगा, ये एक बॉन्ड होगा, ये एक बॉन्ड होगा, ये एक बॉन्ड होगा। अब यहां पे देखो देयर आर 2 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक तो ये वाला पेयर हुआ और ये देखो दूसरा वाला पेयर हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहां पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। क्यों फॉर्म हुआ, बिकॉज वहां पर हमें कोवेलेंसी उसको कंप्लीट करना था, उसके वजह से ईच कार्बन के 2 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना के 2 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो अगर 2 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 2 बॉन्ड, अगर 2 बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 2 कार्बन इस तरह से हाइड्रोजन के साथ एक एक बना रहे हैं सिंगल बॉन्ड, और एक दूसरे के साथ एक डबल बॉन्ड। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो C2H4 बनेगा। और उसी तरह से अगर आप ये वाले को बनाओगे, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन। अगर इसको बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना लेगा। कार्बन में कितना बच गया बेटा, और 3 3 बच गए हैं, तो ये सब एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला तो बना देगा, ये वाला बना देगा। तो अब देखो एक कार्बन के पास कितना आया, 6 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो अब अगर उनके बीच तुम बनाओगे बॉन्ड, तो ये देखो सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड। देयर आर 3 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, सो देयर आर, दैट इज अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना वो क्या बना, वो C2H2 बना, ठीक है, वो C2H2 बना। यहां पर हमने C2H6 बनाया, मैंने और एक बार इसको बता देना है आपको। जब हमने C2H6 बनाया तब क्या बना, तब इस तरह से बना। हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बनाया ही, लेकिन कार्बन अपने साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाया। जब मैंने C2H4 बनाया तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा था और एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना रहा था, ये डबल बॉन्ड बीच में, ठीक है, डबल बॉन्ड। और जब मैं C2H2 बनाया आपको, वहां पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ बना दिया, और बाकी एक दूसरे के साथ 3 बॉन्ड बना दिए, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, उनको हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर ये जो सैचुरेटेड और हमने हेडिंग तो सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड वाला दिया था ना, तुम यहां एक चीज ध्यान रखो कि इफ ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इफ ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड, अगर कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, नॉट इवन वन डबल बॉन्ड, नॉट इवन वन ट्रिपल बॉन्ड, एक भी अगर आएगा नहीं चलेगा। अगर एक सिंगल बॉन्ड, मतलब सारे के सारे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो सब के सब सिंगल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 6 7, 7 के 7 बॉन्ड, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, इसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। जहां पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता, जहां पर एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता, इनको हम मल्टीपल बॉन्ड तो बोलते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को, इनको हम मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो अगर हम इफ ओनली वन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ ओनली वन मल्टीपल बॉन्ड, जरूरी नहीं कि सारे मल्टीपल बॉन्ड हो, सिर्फ एक काफी है। देखो यहां पर 4 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, लेकिन एक डबल बॉन्ड बन गया। यहां पर देखो 2 सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया, एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स,
अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने कार्बन कंपाउंड्स को दो तरह से डिवाइड किया, एक तो है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोला? जिसमें सारे के सारे ऑल द बॉन्ड्स, इफ ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड किसको बोला? अगर एक भी ओनली वन, अगर एक भी मल्टीपल बॉन्ड है, अगर वो या तो वो डबल बॉन्ड या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड, उस तरह के कंपाउंड को हम बोल रहे हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये भी हमने समझ लिया कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। तो आप बताओ कि C2H6 हमारा एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, लेकिन जो हमारा C2H4 और जो हमारा C2H2 है वो हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। हमने आज के क्लास में देख लिया बहुत कुछ। हमने एलोट्रॉप्स के बारे में बहुत ज़्यादा देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमने कार्बन के बारे में थोड़ा और ज़्यादा देखा, कार्बन क्यों इतने सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, उसका जो वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है वो भी हमने देखा। और फिर हमने ये जो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इसको भी देखा, किस तरह से डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, किस तरह से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये भी हमने देखा। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमारे जो कमेंट सेक्शन में आप जाके डाउट्स अपना पूछ सकते हो, या फिर हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हो, ताकि मैं अपकमिंग क्लासेस में आपके डाउट्स को सॉल्व भी कर पाऊँ। सो आई होप you all like the video, so please like the video, share it with your classmates and friends, and so thank you all for your patience. Thanks a lot.